अपनी 2 उँगलियों की पुश्त उसके रुखसार पर बड़ी नरमी से फेरने लगा। उसका ये अमल किरण के पूरे जिस्म में बरकी रूह की तरह बिजली दौड़ा गया था। क्या क्या कर रहे हो? हम पब्लिक में इस वक़्त किरण को शिद्दत से महसूस हुआ कि मुक़ाबिल को याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो कहाँ खड़े हैं। साथ-साथ उसका हाथ भी अपने चेहरे से झटक कर हटाया। यहाँ शरीफ लोग नहीं आते। उसने बुरा नहीं माना था किरण के हाथ झटकने का, कम से कम उसके चेहरे के तासुरात से तो किरण को यही लगा। बल्कि उल्टा उसके गुलाब की पंखड़ियों जैसे खूबसूरत और सुर्ख होठों पर अपना अंगूठा नरमी से फेरते, वो वजीहा मर्द भराई आवाज़ में गोया हुआ। वैसे ऊपर कमरे भी हैं, देखना चाहोगी? उसके कान के पास मुँह लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज़ में कहा। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए हुस्न कमल का नॉवेल धड़कते दिल की किस्त नंबर 20 लेकर। तो आइए बगैर इंतज़ार के शुरू करते हैं। तुम्हें पता है इस वक्त तुम कहाँ पर हो? वह मुश्किल अपने गुस्से को काबू कर वो हसीन नौजवान दांत पीसते हुए पूछने लगा। उसका सवाल सुनकर भी मुकम्मल इग्नोर कर उसने चेहरा दूसरे सिमत मोड़ लिया। गुस्सा दिखाने का भी मौका महल होता है किरण। उसकी थोड़ी को पकड़कर वापस अपनी जानिब फोर्स के साथ मोड़ते। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अंगारे भरी आंखों से उसे देखते हुए गोया हुआ। उसके नज़दीक वो ऐसी जगह थी जहाँ उसे होना ही नहीं चाहिए था। वो आज तक उसे अपनी सोशल गैदरिंग में लेकर नहीं गया क्योंकि वो जानता था कि वहाँ कैसे लोग होते हैं। अक्सर लोग अपनी गैदरिंग के लिए अलग से लड़कियाँ रखते हैं, मगर उसने ये भी करने की जहमत कभी ना की। वो अकेले ही चले जाया करता था। जब उसे कभी गैदरिंग में ले जाना पसंद ना किया तो ये तो फिर क्लब था। किरण ने जब उसकी 16 बार आंखें देखी तो वो डर गई, मगर अगले ही लम्हे उसकी निगाह उसके सुर्ख जख्मी होठों पर गई। ये उसी का कारनामा था। अब ख्याल आया था मोबाइल कितनी ज़ोर से लगा होगा उसे। एक दो सानियों के लिए वो गिल्ट में मुब्तला हुई, मगर फिर इस सितमगर के कहे सख्त अल्फाज याद आए और वो सारा गिल्ट 2 मिनट में छूमंतर हो गया। दफ़ा हो, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती तुम्हारी। वैसे भी मैं एक कैरेक्टरलेस औरत हूँ, तो मेरे लिए ये जगह बेहतरीन है। अच्छा है एक नया बकरा मिल जाए। अभी वो चोट करने की निहस्से ज़बान के तेज तीर चला ही रही थी कि मुकाबिल ने उसके जूड़े बने बालों में हाथ डाल जड़ से पकड़कर झंझोड़ कर तेश के आलम में धुआं धुआं होते चेहरे के साथ उसकी आंखों में अपना अक्स देखते हुए कहा, मैं तुम्हें गुस्से में भी इजाज़त नहीं देता। तेश के आलम में धुआं धुआं होते के साथ चेहरे के साथ उसकी आंखों में अपना अक्स देखते हुए कहा, मैं तुम्हें गुस्से में भी इजाज़त नहीं देता किरण के अपने लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करो, समझी? किरण को एक लम्हे के लिए लगा कि आंखों से ही जला देगा उसे। इतना गुस्सा, इतनी गज़बनाक आंखें। इस लड़की के होंठ लरसने लगे थे। बालों की जड़ें खींचने के सबब दर्द की शदीद लहर उठी। एक दो सानियों तक वो उसे खामोशी से तकती रही, कुछ ना कहा, जैसे गुस्सा पीने की कोशिश कर रही हो। अजीब आदमी था, खुद चाहे कुछ भी बोल दे, मगर उसे इजाज़त नहीं दे रहा था खुद को बुरा कहने की। बाल छोड़ दोगे मेरे? मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने आहिस्तगी से कहा, जैसे हथियार डाल दिए हों उस सितमगर के सामने। सुर्ख डोरों से सजी आंखों से झलकते आंसू अलग ही तिलस्म बरसा रहे थे, गोया उसे अपनी जानिब खींच रहे हों। बगैर कुछ कहे उसने आहिस्तगी से बालों की जड़ों को अपनी पकड़ से आज़ाद किया। माना बुज़र दूर खड़ा था, मगर उसकी निगाह इन दोनों मियाँ बीवी पर ही टिकी थी जो वकास अब्बासी को झमने पर मजबूर कर दे। वो मखलूक आम नहीं हो सकती। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया था, चलो। वकास ने नाजुक कलाई थामते हुए हाकिमाना अंदाज में कहा, मैं थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ यहाँ। वो यहाँ बेमकसद नहीं आई थी, अपने नॉवल के लिए मुशाहिदा करने आई थी अमीरों की नाइट लाइफ का। माना उसकी आवाज़ नरम थी अब, लेकिन उसके लहजे में अभी भी गुस्सा था। उसकी लंबी सफ़ेद खूबसूरत उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाकर खामोशी से सामने खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा चेहरा देखने नहीं आई हूँ यहाँ, थोड़ा सामने से हटोगे? वो दांत पीस व मुश्किल लहजे को नरम रखते हुए गोया हुई। आकाश ने कुछ ना कहा, मगर सामने से भी ना हटा। उसकी नज़र अपनी और इस लड़की की लंबी खूबसूरत उलझी उंगलियों पर थी। आकाश, मैंने कहा सामने से हटो मेरे। दबे दबे गुस्से के साथ फिर कहा। मुकाबिल ने फिर कोई रिस्पॉन्स ना दिया। किरण को महसूस हुआ जैसे वो हवाओं में बातें कर रही हो। वो मज़ीद करीब आकर खड़ा हुआ तो किरण को अपनी सांसें रुकती मालूम हुई। उसकी शार्प निगाहों में जैसे कोई मकनातीसी ताकत हो। अपनी 2 उंगलियों की पुश्त उसके रुखसार पर बड़ी नरमी से फेरने लगा। उसका ये अमल किरण के पूरे जिस्म में बरकी रूह की तरह बिजली दौड़ा गया था।
कि क्या कर रहे हो? हम पब्लिक में हैं इस वक्त। किरण को शिद्दत से महसूस हुआ कि मुकाबिल को याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो कहाँ खड़े हैं। साथ साथ उसका हाथ भी अपने चेहरे से झटक कर हटाया। यहाँ शरीफ लोग नहीं आते। उसने बुरा नहीं माना था किरण के हाथ झटकने का। कम से कम उसके चेहरे के तासुरात से तो किरण को यही लगा, बल्कि उल्टा उसके गुलाब की पंखड़ियों जैसे खूबसूरत और सुर्ख होठों पर अपना अंगूठा नरमी से फेरते वो वजीहा मर्द भराई आवाज़ में गोया हुआ। वैसे ऊपर कमरे भी हैं, देखना चाहोगी? उसके कान के पास मुंह लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा। मुकाबिल की गर्म सांसें किरण के कानों की लो को झुलसाती मालूम हो रही थी। किरण ने अपने नीचे के होंठ को चबाते हुए बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। ओके, देखते हैं। वो भी मानो जिद पर उतरी हो, होंठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कान सजाए उसकी ऑफर को कबूल किया। यकीनन उसे इस जवाब की तवक्का ना थी। उसने एक लम्हे के लिए घूर कर देखा और फिर हल्का सा सर इस बात में हिलाया। ये क्या कर रहे हो? वो चेयर से नीचे उतरने लगी। अभी उसका पाँव फर्श पर लगता इससे यकीनन इसे इस जवाब की तवक्का ना थी। उसने एक लम्हे के लिए घूर कर देखा और फिर हल्का सा सर इस बात में हिलाया। ये क्या कर रहे हो? वो चेयर से नीचे उतरने लगी। अभी उसके पाँव फर्श पर लगता इससे कबल ही मुकाबिल ने उसे भावों में भर लिया था। वो चौंक कर पूछ उठी, मगर मुकाबिल ने कोई जवाब ना दिया। वो उसे लेकर ऊपर की जानिब चल दिया था। किरण ने फ़ौरन ही अपने इर्द गिर्द देखा। वहाँ मौजूद लोगों को अपनी ही धुन में मगन देख किरण को एहसास हुआ कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, जिससे दिल को थोड़ा सुकून मैसर आया था। मगर अगले ही लम्हे ये सोच के ऊपर जाकर करेंगे क्या, उसका दिल बावला होकर धड़कने लगा। वकास, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। वो बहुत एम्बेरस फील कर रही थी इस लम्हे, माना वहाँ मौजूद लोगों की तवज्जो उनकी जानिब ना थी, लेकिन उसे फिर भी बहुत शर्म आ रही थी। कानों में हड़ताल है क्या तुम्हारे? मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। मगर मुकाबिल ने अब कानों में हड़ताल है क्या तुम्हारे? मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। मगर मुकाबिल ने अब के भी कोई जवाब न दिया। उसे डर था कि वो गिर जाएगी, ख़ास तौर पर तब जब इस वजीहा नौजवान ने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। ना चाहते हुए भी उसने अपनी बाहों का हार उसके गर्दन के गिर्द बांधा। किरण की नज़र अब वकास के खूबसूरत चेहरे पर लॉक हो गई। वो कमरे में दाखिल हुए तो वकास ने ठोकर मार कर अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद होते ही किरण का दिल उछल के मानो बाहर आया हो। घर चलें? उससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ते, किरण ने फ़ौरन ही गड़बड़ा कर बोला, रिलैक्स, हस्बैंड हूँ तुम्हारा। मुकाबिल ने उसके चेहरे की उड़ती हवाइयाँ देख मुतमईन लहजे में याद दहानी कराई। मगर ये जगह अच्छी नहीं है। बग़ैर ज़्यादा सोचे वो तेज़ी से बोली, जब पता है ये अच्छी जगह नहीं है तो क्यों आई यहाँ? वो नरमी से पूछने लगा। उसके लहजे में किरण को दूर दूर तक गुस्सा या बरहमी झलकती नज़र ना आई। उसने कोई जवाब ना दिया, बस नज़र झुका ली। कैसे बताती कि राइटर है और यहाँ से मुशाहिदा करने आई थी? मुकाबिल ने भी फोर्स ना किया उसे। उसके लिए यही बहुत था कि वो शर्मिंदा है अब। वो उसे अपने साथ घर ले आया था। घर आते ही वो स्टडी की जानिब बढ़ गया और किरण अपने रूम की जानिब। वो अकेली थी कमरे में। उसका दिमाग अभी तक गाड़ी में हुई बातों में उलझा हुआ था। उसने फ़रह को कॉल की। हेलो। कॉल रिसीव होते ही उसे फ़रह की आवाज़ की जगह दर्द भरी करह सुनाई दी। हेलो फ़रह, क्या हुआ? वो फ़िक्रमंद होकर पूछने लगी थी। कुछ नहीं यार, बस चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या? हाँ यार, मुझे महसूस हो रहा है जैसा मेरा चेस्ट बहुत सख्त हो गया हो। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। उसकी आवाज़ ही बताने के लिए काफ़ी थी कि इस वक्त वो बहुत तकलीफ़ में बात कर रही है। ठीक है, बस तुम आज की रात गुजार लो किसी तरह। हम कल सुबह ही डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। उसे ऐसे बार बार दर्द उठना ठीक नहीं है। फ़रह काफ़ी वक्त से उस दर्द को सह रही थी, मगर अकेले होने के सबब वो डॉक्टर के पास नहीं गई। कहीं ना कहीं वो डर गई थी। वो अकेले थी, कोई नहीं था पूछने वाला सिवाय किरण के। उसे डर था कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए उसे। ना तो उसके पास पैसा था और ना ही कोई ख्याल करने वाला। वो कैसे मैनेज करेगी, ये सोच वो डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने ही नहीं जा रही थी। नहीं, मैं पेन किलर खा लूँगी, सही हो जाऊँगी सुबह तक। फ़रह, दिमाग मत ख़राब करो मेरा, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। चुपचाप कल मेरे साथ अस्पताल चलो, समझी? कुछ देर बातें करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। फिर वो वकास का इंतज़ार करने लगी बेड पर लेट कर, ताकि मुआविया के मुताल्लिक जो उसकी गलतफ़हमी है उसे दूर कर सके।
उसका गुस्सा अब ठंडा हो गया था और उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उसे अपने शौहर से बात करने की ज़रूरत है। उसे नहीं इल्म के वकास को ये गलतफहमी क्यों हुई, लेकिन अगर उसे नहीं पसंद मुआविया से उसका बात करना तो वो अब नहीं करेगी। वो काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, हत्ता कि रात के 2 बज गए, मगर वकास स्टडी से वापस ना आया और वो लड़की इंतज़ार करते करते ही सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो भी वकास कमरे में मौजूद ना था। उसने बराबर में वकास की जगह को देखा। बेड की चादर पर कोई सिलवट नहीं थी, ना ही तकिया अपनी जगह से हिला था, जिसका मतलब साफ था कि वो पूरी रात कमरे में आया ही नहीं। वो नाश्ते की टेबल पर आई तो राबिया ने बताया कि वो नाश्ता करके जा चुका है। किरण की समझ नहीं आया कि वो उसे क्यों गुस्सा दिखा रहा है, जबकि गुस्सा उसे होना चाहिए था। वो वकास था जिसने सख्त ज़बान इस्तेमाल की, उसके किरदार पर शक किया, अपनी बहन से उसे कंपेयर करके कमतरी का एहसास दिलाया। मैम, सर के सुबह पेट में दर्द हो रहा था, आप कहें तो उनके लिए सूप बना दूं? राबिया के इस्तिफसार करते ही किरण अपनी सोचों से बाहर निकली। दर्द? नहीं, तुम छोड़ो, मैं खुद बनाती हूँ। बल्कि याद है, मैं तुमसे जड़ी बूटियाँ मंगाती थी। जाओ मार्केट जाओ और अभी लेकर आओ। मैं फिर से उसके लिए पानी बनाना शुरू कर दूँगी। यह आम पानी उसके हाजमे में मदद नहीं देता, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द रहता है। किरण उसके लिए फ़िक्रमंद हुई थी। वो जानती थी जब उसके पेट में दर्द होता है तो बेचारा कितनी अज़ियत में आ जाता है। वकास के लिए खाना और पानी की नई बोतलें बनाकर उसने उमर को दे दी और ख़ुद फ़रह के घर चली गई। किरण और फ़रह सरकारी अस्पताल गए थे क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की फ़ीस फ़रह अफोर्ड नहीं कर सकती थी। 1 बजे से लाइन में लगने के बाद 4 बजे जाके उनका नंबर आया। फ़रह बहुत डरी हुई थी। किरण की हिम्मत देने पर वो डरते डरते अंदर चेकअप कराने गई, जबकि किरण बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। अंदर पूरा एक होल कमरा था, जहाँ छोटी छोटी दीवारों के ज़रिए कमरे को पोर्शन में कन्वर्ट किया हुआ था। लेट जाएं, एक कम उम्र लेडी डॉक्टर के कहने पर वो लेट गई। प्लीज़ पर्दा ढक दें। वो लेडी डॉक्टर उसके करीब आने लगी, मगर पर्दा ढकने की जहमत ना की, जिस पर वो डिस्कम्फर्ट होने के सबब तेज़ी से बोली, सर आ जाएं, फिर मैं ढकती हूँ। इस लेडी डॉक्टर ने नरमी से अपना मास्क चेहरे से हटाकर कहा। फरा के कान खड़े हुए थे ये सुन। सर मतलब मेल? वो गड़बड़ाकर पूछने लगी। देखिए डॉक्टर, में कोई मेल या फीमेल नहीं होता, ओके? आप आराम से लेट जाएं। फरा इतना तो समझ गई थी कि वो लेडी डॉक्टर प्रैक्टिस पर है, बड़े डॉक्टर की गाइड में ही वो उसका चेकअप करेगी। अभी वो एहतजाज करती कि एक नहायत खूबसूरत सा नौजवान लेब कोट पहने उसके पोर्शन में दाखिल हुआ। वो इस कदर खूबसूरत था कि एक लम्हे के लिए फ़रह की सांस रुकी उसे देख। नहीं, मैं चेकअप नहीं कराऊंगी। वो फ़ौरन ही पैनिक होकर उठकर बैठी। उसका चेहरा और कान सुर्ख पड़ने लगे थे इस तसव्वुर से ही कि वो इस खूबसूरत डॉक्टर के सामने चेकअप कराएगी। देखें, मैंने आपको समझाया है ना, मेल और फीमेल नहीं होता डॉक्टर में। वो लेडी डॉक्टर फ़ौरन ही नरमी से समझाने वाले अंदाज में गोया हुई। नहीं, छोड़ें, मुझे नहीं कराना। वो फ़ौरन ही बेड से उतरने लगी थी। देखें, चेकअप मैं ही करूँगी आपका। वो लेडी डॉक्टर जैसे मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी, मगर फ़रह ना हुई। नो वे। वो उजलस से उतरकर बाहर जाने लगी। अच्छा वेट, डॉक्टर आप चेकअप कर लें, मैं बाहर खड़ा हूँ। वो खूबसूरत मेल डॉक्टर इस फीमेल डॉक्टर को देखते हुए गोया हुआ और फिर वहाँ से बाहर चल दिया। ओके डॉक्टर सुमेर। लेडी डॉक्टर ने नाम लेते ही फ़रह को इल्म हुआ कि उस खूबसूरत डॉक्टर का नाम सुमेर है। डॉक्टर सुमेर के बाहर जाते ही वो वापस बेड पर लेट गई थी। आप बाहर बैठे हैं, मैं रिपोर्ट देती हूँ। चेकअप के बाद वो बाहर आकर किरण के साथ बैठ गई थी। रिपोर्ट आने के बाद उससे रूम नंबर 4 की जानिब भेजा गया। रूम नंबर 4 में भी वो अकेली ही गई थी। वहाँ सामने ही डॉक्टर सुमेर बैठे हुए नज़र आए। उन्हें देखते ही जैसे दिल को कुछ हुआ। बैठें। वो अपनी फ़ाइल पर कुछ लिखते हुए बगौर उसकी जानिब देखे गोया हुए। वो खामोशी से उनके सामने बैठ गई। उसने अपनी रिपोर्ट्स उनकी जानिब बढ़ा दी। ऑपरेशन करना पड़ेगा। गांठ हो गई है आपके सीने में। ऑपरेशन 4 दिन बाद का लिख रहा हूँ, आ जाइएगा। उसने रिपोर्ट को पढ़कर फ़रह की जानिब देख संजीदगी से कहा। ऑपरेशन? ऑपरेशन का लफ्ज़ सुनते ही जैसे उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हों। जी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा ऑपरेशन होगा। आपको बेहोश कर देंगे, आधे घंटे में हो जाएगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। रिलैक्स। डॉक्टर सुमेर ने उसका चेहरा सफ़ेद पड़ते देख नरमी से हिम्मत व हौसला देने वाले अंदाज में कहा, मगर फ़रह चाह कर भी ख़ुद को इस खौफ से नहीं निकाल पा रही थी कि उसका ऑपरेशन होने वाला है। क्या दवाइयों के ज़रिए नहीं निकाल सकते इस गांठ को? नहीं,
डॉक्टर सुमेर ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, ये खाती रहिएगा। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। वो रिपोर्ट हाथ में लेकर बाहर आ गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? किरण के इस्तफसार पर वो कुछ लम्हे तो उसे सुनसी कैफियत में देखती रही और फिर आहिस्तगी से बोली, कुछ ख़ास नहीं, बस कहा है कि दवाइयाँ खाओ, ठीक हो जाओगी। अच्छा देखो, कुछ भी नहीं था और तुम ख्वामखा डर रही थी। किरण मुस्कुराकर उसके बाजू को पकड़कर नरमी से बोली। अगला सीन। मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। वो फाइल्स देख रहा था जब इसकी निगाह उमर पर पड़ी, जो एक पानी की बोतल लेकर मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। वो फाइल्स देख रहा था जब उसकी निगाह उमर पर पड़ी, जो एक पानी की बोतल लेकर मीटिंग रूम में दाखिल हुआ था। उमर ने बग़ैर कुछ कहे पानी की बोतल से गिलास में पानी भर दिया और उसे वापस ढककर वहाँ से चला गया। इस लम्हे तो वकास ने इतना ख़ास ध्यान ना दिया, लेकिन मीटिंग के दौरान जब उसने पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाया तो अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ कि पानी का टेस्ट बहुत अलग है। वो इस पानी के टेस्ट को बखूबी पहचानता था। वैसे तो एक घूंट पीने की नीयत से मुंह से लगाया था, मगर अब पूरा गिलास पी गया था। उसके पेट में अभी भी दर्द था, मगर इसकी वजह से वो अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता था। पानी पीने के कुछ देर बाद ही उसे अपने पेट में जो दर्द हो रहा था वो कुछ कम होता महसूस हुआ। मीटिंग ख़त्म करने के बाद जब वो कैबिन में आया तो लंच बॉक्स टेबल पर रखा मिला। जब पानी उसने बनाकर भेजा था तो फिर लंच बॉक्स भी उसी का तैयार किया होगा, ये अंदाज़ा था इस नौजवान को। क्या वो ये सब करके मुझसे माफ़ी मांगना चाह रही है? वो दिल ही दिल में सोचने लगा और अगले ही लम्हे उसके होठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके नज़दीक उसने कल किरण से कुछ भी गलत नहीं कहा था, क्योंकि वो जानता है कि मुआविया की जानिब से किरण के लिए फीलिंग्स हैं और वो नहीं चाहता था कि किरण इससे बात करके इन फीलिंग्स को बढ़ावा दे। उसने सोचा पहले थोड़ा काम निपटा ले, फिर खाना खा लेगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। कमिंग। वो अपनी फ़ाइल पर नज़र जमाए गोया हुआ। हेलो। उसने निगाह उठाई तो अबूज़र का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आया। हेलो। कैसे आना हुआ बेमुरव्वत आदमी? कल तेरी बीवी की इतनी हिफाजत की मैंने, शुक्रिया अदा करना तो कजा, तू तो मेरा हाल चाल पूछने की भी ज़हमत नहीं कर रहा। अबूज़र उसके सामने वाली चेयर पर बैठते शिकवतन गोया हुआ। उसका शिकवा वकास को यूं कानों में घुमा गया जैसे कुछ सुना ही ना हो। तुम दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई का क्या हाल है? कल वैसे सुलह हो गई थी, ये देख लिया था मैंने, वो भी खासा रोमांटिक अंदाज में। आखिरी जुमले पर उसने एक आंख विंग करते छेड़ने वाले अंदाज में कहा। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं। वकास ने कोई जवाब ना दिया तो वो मज़ीद छेड़ने लगा। वो वाओ, घर का खाना? उसकी नज़र अचानक शीशे की टेबल पर रखे लंच बॉक्स पर गई। किरण ने अपने हाथों से बनाकर भेजा है। वकास ने फ़खराना अंदाज में उसकी जानिब देखते हुए जवाब दिया तो मुकाबिल की आंखें ट्विस्ट हुईं। ये पहला जुमला था जो 5 मिनट की मुलाकात में उसने अदा किया था, वरना वो कितनी देर से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे मुकाबिल मुंह में दही जमाए बैठा हो। दूसरों को जलाने के लिए मुंह खुलता है बस तेरा। अबूज़र मुंह बसोर कर तेज़ी से बोला। वकास और अबूज़र की ज़िंदगी बहुत हद तक एक जैसी ही थी, ख़ास तौर पर वकास की शादी से पहले की, मगर 1.5 साल से उसने बाहर से खाना बहुत कम कर दिया था। अब वो ज़्यादातर घर का खाना खाता और ये बात वो बड़े फ़खराना अंदाज में हमेशा बताता कि उसकी बीवी ने अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाकर भेजा है। दिल के किसी कोने में वो जानता था कि उसे भी वकास की बीवी जैसी लड़की की तलाश थी। वो जानता था कि पूरी ज़िंदगी वो सिर्फ़ गर्लफ्रेंड के साथ नहीं गुजार सकता, एक ना एक दिन तो उसे शादी करनी ही है। वफ़ाए शियारी ढूंढने की उस लड़के ने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके नज़दीक औरत सिवाय लालची होने के और कुछ नहीं होती। आप उसे पैसा देते रहो, वो आपके साथ वफ़ा निभाती रहेगी। वो सिर्फ़ एक क्वालिटी ढूंढ रहा था अपनी होने वाली बीवी में, और वो थी कुकिंग। थक जो गया था वो बाहर का खाना खाते खाते। उसकी ज़्यादातर गर्लफ्रेंड हाई क्लास की होती थी, इसलिए इन्हें खाना बनाना तो दूर की बात, अंडा उबालना तक नहीं आता था। चल आजा, साथ खाते हैं। वकास ने अपनी फ़ाइल बंद करते हुए मुस्कुरा कर कहा तो मुकाबिल बखुशी राज़ी हो गया। वैसे यहाँ आने की वजह? वो दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अबूज़र चाह कर भी ख़ुद को रोक नहीं सका किरण के बनाए खाने की तारीफ़ करने से। किरण ने सूप के साथ लाइट खाने बनाकर भेजे थे। किसी आम बंदे से आप उसकी बीवी के बनाए खाने की तारीफ़ करो तो उसे अच्छा लगता है, वो शुक्रिया अदा करता है और अपनी बीवी को भी बखुशी बताता है।
मगर वकास अब्बासी मुकम्मल उलट दिमाग का मालिक था। फसीह नौजवान नहीं जानता क्यों, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा था अबू ज़र का उसकी बीवी की इतनी तारीफ़ें करना, इसलिए उसने मौजू को यकदम बदला। अपनी सालगिरह पर इनवाइट करने आया था। उसने अपने कोट की जेब से कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, तू कब से सालगिरह मनाने लगा? आईब्रो उचकाकर तजस्सुस से पूछा। जब से मैंने देखा है कि सालगिरह मनाने वालों को सच्ची मोहब्बत मिल जाती है। अच्छा, और ऐसा किस खुश नसीब के साथ होते हुए देखा तूने? मुकाबिल ताज्जुब से, मेरे गुरु, वो आप ही हैं। अबू ज़र के कहते ही वक्कास उसे नासमझी से देखने लगा। मैं और नहीं तो कौन? तुझे भी तो किरण भाभी सालगिरह वाले दिन ही मिली थी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और फिर मुझे ख्याल आया कि क्लब वगैरह में तो घरेलू लड़कियां नहीं आती किरण भाभी जैसी, जिन्हें खाना वगैरह बनाना आता हो। मैं घरेलू मटेरियल औरत ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा सालगिरह कर लेनी चाहिए। हो सकता है मुझे भी कोई टकरा जाए। तुझसे किसने कहा कि मैं पहली बार किरण से सालगिरह वाले दिन मिला? अबू ज़र की बात मुकम्मल तहम्मुल से सुनने के बाद वो आईब्रोज काकर पूछने लगा, तू तो पहले भी मिल चुका था उनसे? जैसे अबू ज़र को झटका लगा हो। तुझे क्यों बताऊं? वो नौजवान पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराता पानी का गिलास मुंह से लगा गया। उसकी मुस्कुराहट ने अबू ज़र को सोच में डाला था। उसे अच्छे से याद था कि वो पहली बार किरण से वकास की सालगिरह वाले दिन मिले थे। इन दोनों ने उसे डूबते हुए देखा था और फिर जिब्रान को उसे बचाते। अब मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। अबू ज़र अपने पेट पर हाथ रख बेबसी की इंतहा को छूते हुए ऐलान करने लगा। वो जानता था कि मुकाबिल इसे कुछ नहीं बताएगा, चाहे वो उसके पेट के दर्द में मर ही क्यों ना जाए। जब पूरी बात नहीं बतानी थी तो शोशा क्यों छोड़ा जालिम? अबू ज़र मुंह बसोरते हुए गोया हुआ। चल ठीक है, लेकिन अब ये मत कहना कि तेरी पहली नज़र की मोहब्बत है किरण। अबू ज़र अब दानिस्ता तौर पर पेट से उगलवाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने हवा में तीर मारा। वो जानता था शिकार कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो जाल में फंसेगा। ये सवाल करते वक्त अबू ज़र बगौर उसका चेहरा देख रहा था, खास तौर पर उसकी शार्प निगाहें। चेहरे पे कोई तासुर ना भी उभरे तो आंखों में एक लम्हे के लिए सही हैरत ज़रूर उभरेगी। इस सवाल को सुन और वो बस इस हैरत को देखने के लिए बैठा था। पेट भर गया या और ऑर्डर करूं बाहर से? वकास ने यकदम बात बदल दी। आंखों में हैरत उभरना तो दूर की बात, अबू ज़र को महसूस हुआ जैसे उसने सुना ही ना हो। कमरे में इस कदर खामोशी थी कि एक सुई भी फेंकी जाए तो उसकी आवाज़ पैदा हो। तो अबू ज़र ने तो फिर इतनी लाउड आवाज़ में सवाल किया था कि कैसे मुमकिन था कि मुकाबिल ने सुना ना हो? यकीनन वो जवाब देना ही नहीं चाहता था। और फिर अबू ज़र ने बेबसी से मुस्कुरा दिया। ऐसे ही तो वो वकास अब्बासी नहीं, इतना आसान नहीं है उसके दिल को भांप लेना। नहीं शुक्रिया, भाभी को सालगिरह में ज़रूर लाना, ओके? और इनकी कोई कंवारी दोस्त हो तो उसे भी। आखिरी जुमला उसने आंख विंग करते हुए कहा और हाथ सैनिटाइज़र से साफ करते हुए जाने के लिए खड़ा हो गया। अगला सीन, वकास घर आते ही डायरेक्ट अपनी स्टडी की जानिब बढ़ा। वो नहीं चाहता था इस लड़की को इतनी जल्दी माफ़ करके इस स्पेशल ट्रीटमेंट से हाथ धो बैठे। उसका पेट का दर्द अब काफ़ी बेहतर था। खासा खुशगवार मूड में वो काम कर रहा था कि उसका सेल रिंग हुआ। उसने यूं ही उठाकर सेल की स्क्रीन देखी। किरण, उसके होंठ गोल हुए। वो बराबर वाले कमरे में बैठकर उसे कॉल क्यों कर रही है? पहले दिल में आया कि कॉल रिसीव करे, मगर फिर सोचा छोड़ो, थोड़ा और तड़पने दो। उसने सेल रिंग होने दिया, हत्ता कि वो बज कर बंद हो गया और स्टडी में पहले की तरह खामोशी छा गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि फिर सेल रिंग हुआ। कॉल किरण की जानिब से है, ये गुमान कर उसने मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क किया और बगैर सेल की स्क्रीन को देखे कॉल रिसीव करके सेल कान से लगाया। बोलो। हर बार की तरह वही मगरूर लहजा। वकास जिब्रान आया हुआ है। दूसरी जानिब से किरण की जगह अपनी वालदा की आवाज़ सुन वो थोड़ा मायूस हुआ था। उसने सेल कान से हटाकर स्क्रीन देखी। मॉम लिखा हुआ अलग ही चमक रहा था। उसने हल्का सा होंठों को सुकेड़ा और फिर सेल वापस कान से लगाया। पता है। तुम्हें पता है कैसे? महविश बेगम की आवाज़ में हैरत झलकी। आपको कोई काम था? वो फालतू की बातें करने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, इसलिए डायरेक्ट मौजू पर लाया। हाँ, बहुत ज़रूरी, उन्होंने गहरा सांस भरकर कहा। बोलें। शहादत और दरमियानी उंगली में पकड़े पेन को हिलाते हुए वो तहम्मुल से बोला। अनस और परी पाकिस्तान आए हुए हैं। मैंने सुना है कि वो लोग कनाडा से पाकिस्तान दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे यकीन है जिब्रान को इस बात की खबर हो गई होगी, इसलिए वो फ़ौरन पाकिस्तान चला आया है। देखो वकास, ये बहुत नाजुक वक्त है। सारी पावर इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, हमेशा के लिए। बस तुम्हें कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। कैसे सख्त फैसले? बेतासुर लहजे में।
तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है, मैं बुरी नहीं बनना चाहती और ना ही गुनाह कमाना चाहती हूँ तुम मियाँ बीवी के बीच में आकर। लेकिन तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी शादी परी से हो, ताकि परी कारपोरेशन की सारी पावर तुम्हारे हाथ में आ जाए और जिब्रान चाह के भी तुम्हारा मुकाबला ना कर सके। किरण तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकती बेटा, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, और ना ही वो तुम्हें औलाद दे पा रही है अभी तक। वो औरत सिर्फ एक ही चीज़ में तुम्हारी मदद कर सकती है, वो भी उससे नहीं हो रहा। मुझे तो लगने लगा है बांझ है वो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सख्त फैसला लो। वकास उनकी बातें तहम्मुल से सुनता रहा। इस नौजवान का कुछ ना कहना उनके लिए मज़ीद हौसले का बास बना। देखो तुम मियाँ बीवी की वैसे भी नहीं बनती, हर वक्त लड़ते रहते हो। वो तुमसे वैसे भी तलाक मांग रही है, तो देकर ख़त्म करो, जान छुड़ाओ अपनी। तुम्हारी दादी ने न जाने कौन सा बदला लिया है तुमसे, किरण जैसी लड़की से तुम्हारी शादी करा के, जिसका कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है। वो औरत सिवाय बोझ के कुछ नहीं है तुम्हारे ऊपर। बड़ा पोता जिब्रान था, उससे कराती ना किरण की शादी, लेके तुम्हें बली का बकरा बना दिया। वो अब फिर रुकी थी वकास का रिएक्शन चेक करने के लिए, मगर उन्हें सख्त ताज्जुब हुआ कि वकास ने अभी भी एक लफ्ज़ अदा ना किया। वो नहीं समझ पाई ये खामोशी पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव। वकास सईद साहब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं शुरू से। वो एक बिजनेसमैन है, मुझे यकीन है वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें बखुशी दे देंगे। परी बहुत खूबसूरत है, मैंने अनस व परी को कल डिनर पर घर बुलाया है। तुम आ जाओ, उससे मिल लेना, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगी। और हाँ, किरण को लाने की ज़रूरत नहीं, इस बोझ को जल्द से जल्द अपने सर से उतार कर फेंको। आखिरी जुमला उन्होंने खासा हकारत से अदा किया। तुम सुन भी रहे हो या नहीं? सुन लिया है। और कुछ? नहायत बेतासुर लहजा था। महविश बेगम को समझ नहीं आया कि मज़ीद बात करना बेहतर है या नहीं। नहीं, बस कल अच्छे से तैयार होकर आना, परी बहुत खूबसूरत है और मैंने सुना है बहुत नखरेलू भी। उसे वाइट कलर पसंद है, तो हो सके तो वाइट ड्रेसिंग करना। तुम्हारी बड़ी अम्मी ने भी उन्हें डिनर की दावत दे रखी है, लेकिन अनस तुम्हारा दोस्त है, इसलिए उसने पहले हमारी कबूल कर ली। वो बड़े फ़ख्र से बताने लगी कि जिब्रान की माँ पर उन्होंने सबकत ले ली है इस मामले में। वकास अब्बासी इस वक्त जिस आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, कोई भी बाप बखुशी अपनी बेटी उसकी दूसरी बीवी के तौर पर देने के लिए तैयार हो जाता, जबकि जिब्रान का प्लस पॉइंट कंवारा होना था। और यही वजह थी कि महविश बेगम जल्द से जल्द किरण से वकास की तलाक करवा देना चाहती थी, अब ताकि परी जिब्रान पर वकास के रिश्ते को फोकियत दे। उन्होंने किरण को के बे औलाद होने को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद भी वो पेन अपनी शहादत और दरमियानी उंगली में हिलाता रहा। बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था वो। अगला सीन, तुम कहीं जा रहे हो? वाइट पेंट कोट जेब तन किए हुए वो उसकी आंखों सताइशी होने पर मजबूर कर गया था। किरण चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकी सवाल करने से। मॉम की तरफ। वो परफ्यूम की बोतल खोलते बगैर उसकी जानिब देखे संजीदगी से जवाबदा हुआ। कोई ख़ास वजह याद जाने की? किरण को याद नहीं पड़ता उसने कभी वकास को इतना तैयार होकर अपनी माँ के घर जाते देखा हो। डिनर है वहाँ, मुझे नहीं बुलाया उन्होंने? कोई नियत नहीं थी उसके जाने की, बस यूं ही पूछ लिया। नहीं, वो सपाट से लहजे में जवाबदा हुआ। किरण को शदीद नागवार गुजरा था उसका लहजा। बंदा कुछ मुरव्वत नहीं बात संभाल लेता है, कड़वा करेला। वो कल रात भी कमरे में नहीं आया था, किरण ने पूरी रात इंतज़ार करते हुए गुजारी थी। ऊपर से उसका नरोठा लहजा। सारी गलती उसी की थी, मगर फिर भी एटीट्यूड ख़त्म नहीं हो रहा था बंदे का। किरण ये सोच दिल ही दिल जल भुनकर बड़बड़ाई। वकास के तैयार होकर जाते ही उसे फरह की कॉल रिसीव हुई कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, दवाइयाँ खाने से भी सुकून नहीं आ रहा। तुम तैयार होकर बैठो, मैं आ रही हूँ, हम प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं। मगर वो चेकअप के ही 1000 रुपये ले लेंगे। अरे तो मैं दे दूँगी, 1000 रुपये तुम्हारी जान से बढ़कर थोड़ी हैं यार। किरण झिंझलाकर उसे डपट वाले लहजे में बोली। फरा उसकी बात सुन शर्मिंदा हुई, क्योंकि उसने किरण को नहीं बताया था कि उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। ऑपरेशन की तारीख में अभी भी 2 दिन थे, मगर उसके सीने में अब दर्द की शिद्दत से टीसें उठ रही थी। तो उसकी बर्दाश्त से बाहर थी, वो तड़प रही थी बेड पर। किरण चादर ओढ़कर पर्स और सेल हाथ में लिए तेज़ी से घर से निकल गई। उसका सेल गाड़ी में से निकाल कर उमर ने उसे दे दिया था, और वो बहुत खुश थी ये देख कि वो बिल्कुल सही सलामत था। किरण फरा को लेकर अब प्राइवेट क्लिनिक गई। वहाँ भी उसे ऑपरेशन का ही बताया गया। उन्होंने जो ऑपरेशन की फ़ीस बताई, इसे सुन फरा के पसीने छूट गए थे। डॉक्टर सुमेर ने तो उसे नहीं बताया था, क्योंकि वो देख चुके थे कि वो बहुत डर गई है। मगर प्राइवेट डॉक्टर ने इसे बताया कि अगर उसने जल्द से जल्द इस सीने की गांठ का इलाज नहीं करवाया, तो ये मुमकिन है कि वो दूसरे सीने में भी पैदा हो जाए। ये सुन फरा की जान निकली थी। किरण फरा को दवाइयाँ खिलाकर सुला चुकी थी।
वो इतनी तकलीफ़ में थी कि किरण का दिल नहीं किया इसे छोड़कर जाने का। वकास वैसे भी उससे दूरी कायम कर रहा था जिसे वो महसूस कर सकती थी, इसलिए वो फ़रा के घर ही रुक गई। उसने वकास को इत्तला देना भी ज़रूरी ना समझा, क्योंकि वो जानती थी कि इस हरजाई को इसकी कोई परवाह नहीं, और जब तक लड़ाई चल रही है वो नाक झुकाकर कभी कॉल करेगा भी नहीं। वाओ! नॉवेल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्या लगता है आपको, ये जो न्यू कैरेक्टर आया है डॉक्टर सुमेर समीर, कौन है ये? वो होंगे या फिर अबूज़र फ़रा का जो है कपल किसके साथ बनेगा? वैसे आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कि आप लोग फ़रहा को किसके साथ देखना चाहते हैं, डॉक्टर सुमेर के साथ या अबूज़र के साथ? मुझे खुद भी नहीं पता किसके साथ बनेगा, बस मैं बोल रही हूँ। आई थिंक मुझे लगता है, मेरा ख़्याल है कि अबूज़र के साथ बनना चाहिए। घरेलू मटेरियल टाइप लड़की ढूँढ रहे हैं ना वो, तो फ़रहा भी तो ऐसी है। ख़ैर मिलते हैं